सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आज के समय के एग्जाम पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी से लिया हुआ ऑथेंटिक डेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यांत्रिकी। इसके अंतर्गत द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अब बिना समय व्यर्थ के आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करता है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में व्यक्तियों की सहायता करता है। आंसर इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। व्याख्या में भी यही दिया है, देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग कैसी होगी। बोला जा रहा है एक व्यक्ति तराजू पर खड़ा हुआ है और वह तराजू पर खड़े हुए गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग कैसी होगी। ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटेगी। तराजू की रीडिंग इस स्थिति पर घटने लग जाएगी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में याद रखें, सांस लेने में भी और सांस छोड़ने में भी। इनहेल और एक्सहेल दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा, व्यक्ति का वजन कम होने लगेगा, मतलब दर्शाएगा तराजू में ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम परासरण, ऑप्शन डी विसरण। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। केंद्र से बाहर की ओर जिसकी दिशा होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि समझ लो ये मशीन है और जब ये गोल घूम रहा है तो इसका जो बल है वो बाहर की ओर लगेगा, ना कि केंद्र की ओर। तो इसे ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। दूध से मक्खन निकालने पर इसे मथा जाता है तो इससे क्या होता है, बाहर की तरफ बल लगता है, यही अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर अभी आने वाले एग्जाम से संबंधित छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पंचायती राज योजना और भारत से संबंधित भी एमसीक्यू क्वेश्चन चैनल पर डाला गया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर उसे भी जाकर देख सकते हैं। यह सारे एमसीक्यू क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य पर जो भी एग्जाम आएगा सबके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वह सेंट्रल से आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूं आप उस वीडियो को भी देखेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है, मतलब यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण पर। अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। उससे पहले जान लीजिए सदिश राशि क्या होता है। वे राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा और परिणाम नहीं होता वह अदिश राशि कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है ये पूछा गया है। तो विस्थापन, वेग और बल ये दोनों के दोनों ये तीनों सदिश राशि है। आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण
दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कौन सी राशि? सदिश राशि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। याद रखिए, परिणाम की आवश्यकता होती है अदिश राशि में, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। आयतन कौन सी राशि है? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इन चारों में से कौन सा सदिश राशि है, ये पूछा गया है। तो संवेग जो है वह सदिश राशि है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सदिश राशि, संवेग, अदिश राशि, कार्य ऊर्जा और बल जो है वह इसमें दिशा नहीं होता, परिणाम होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यह पूछा गया है। तो इसमें सातवां का आंसर हो जाएगा विस्थापन जो है वह सदिश राशि है। वह भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं, जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन। ये सब में दिशा भी निर्धारित होता है और परिणाम भी। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन अदिश सदिश राशि है, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इन दोनों के अनुपात में द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग बट्टे वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, यह पूछा गया है। तो यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित की जाती है। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। F = ma। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। मतलब कितना उसका लंबाई माप की इकाई में होगी, यह पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 होगी। इसका डिटेल देख लेते हैं। घन का आयतन L³ है, जहां L घन की एक भुजा है और आप जानते होंगे घन में 6 भुजा होती है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्र 6L² होगा। प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान होंगे। तो प्रश्न के अनुसार L³ बराबर 6L²। तो यहाँ L माइनस होगा तो एक ही L बचेगा और L = 6 हो जाएगा। आंसर इसमें इसीलिए डी आया है 6। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, इन चारों कथनों में ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो यह केवल गतिज होती है क्योंकि हवा गतिमान होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिए, गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसकी मदद से? जनित्र की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे कि चलना आरंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। यह क्रिया स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। डिटेल देख लेते हैं।
यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के सिर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। कहने का मतलब नीचे का हिस्सा गतिज ऊर्जा में चले जाता है और ऊपर का स्थितिज ऊर्जा में रहता है, जिस कारण यह क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन अभी आ रहा है ज्यादा से ज्यादा कुछ एग्जाम में। तो पहला दिया है कथन और कारण। तो कथन को देखते हैं। कथन, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है। एक एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण देखते हैं। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये कारण सही है। लेकिन देखो, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। मतलब आर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। डिटेल देख लेते हैं। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षणहीन स्तर पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। देखो, ये गति में लाया जा सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसकी परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कहीं भी चलने के लिए, फिसलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। सड़क पर घर्षण ज्यादा होता है और बर्फ में घर्षण कम होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। यहाँ आपको कारण पूरा बताया गया है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह सिंपल शब्दों में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर तथा उसे निकले निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। सबसे पहले कथन देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। बोला जा रहा है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए, मतलब उसे कंटिन्यू चलाने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो कथन तो सही है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसमें इसका निष्कर्ष निकलेगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब फालतू है, इसका ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चला देने के बाद घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 गुना है। चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग, देखो कूदने से पहले संवेग 0 था। अब आगे देखते हैं, व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग। तो ऊपर में पहला लाइन दिया था, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, मतलब ये व्यक्ति का द्रव्यमान और वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। तो वहीं नाव का द्रव्यमान n है और वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता है। तो उन दोनों को माइनस करने पर कूदने से पूर्व वह 0 था। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ जो ये माइनस वाला है उसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो n इंटू 0.5 आ जाएगा और m इंटू 5, और इसे एक दूसरे के सामने
पक्षांतर करने के बाद यहाँ पर आंसर 10 आ जा रहा है। ये पॉइंट हटाने पर यहाँ पे ऊपर में 0 लग जाएगा और यहाँ से 5 से 50 को काटने पर 10 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 10 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकते हैं। अवरोध बल लगाने पर वह क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकते हैं, तो ये सब का क्या कंडीशन रहेगा? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। डिटेल, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोध बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे, क्योंकि दोनों का गतिज ऊर्जा समान था और दोनों पर अवरोध भी समान लगाए जा रहे हैं, तो दोनों समान स्थिति पर रुकेंगे, एक्स, वाई और जेड आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा को अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात, दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:3 होगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। प्रश्न अनुसार दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान m माना गया। ठीक है, अतः द्रव्यमान m माना गया है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान है। माना पहली वस्तु का वेग v1 है, पहली वस्तु का वेग v1, दूसरी वस्तु का वेग v2। पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो ये पहली वस्तु है इसलिए v1 लिखा गया है और फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है। और ये दूसरी वस्तु है इसलिए यहाँ पर v2 लिखा गया है और ये उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसका फॉर्मूला होता है 1 और 2 यहाँ पे वस्तु की स्थिति के आधार पर है। गतिज ऊर्जा का यहाँ फॉर्मूला है, इसे याद रखें। आगे देखते हैं, दोनों का अनुपात दिया गया है, दोनों का अनुपात 4:9 है। तो अनुपात के अकॉर्डिंग k1/k2 बराबर पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। अब यहाँ पास उसका वैल्यू जो दिया गया है उसे रख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और यहाँ पे 9 रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ रखने के बाद k1/k2 बराबर 4/9 दिया है प्रश्नानुसार, और ऊपर प्रश्न में दिया भी गया था चूंकि v1/v2 दोनों स्क्वायर होगा क्योंकि फॉर्मूला है, बराबर 4/9 है, तो यहाँ पास ये दोनों ब्रैकेट लग जाएगा और 2 को ऊपर लिख लिए। अब यहाँ ये ब्रैकेट जो है इधर चले जाएगा और ये जो 4 है वो 2 × 2 से निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, और 9 जो है वो 3 × 3 से निकल के 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और डिटेल से मैं कॉपी पेन में बता दूंगा अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। बोला जा रहा है एक व्यक्ति कार में है जो विराम अवस्था में बैठा हुआ है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है, मतलब इसमें जो प्रतिक्रिया लग रही है R लग रही है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, मतलब समतल धरातल पर यह चलेगी तो अग्र पहिया में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, R से कम होगा। यह R से कम हो जाएगा, मतलब पहले जो प्रतिक्रिया R थी वह समतल स्थिति में R से कम हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू दिया है वो उससे कम हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो इसी के आधार पर यह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है। बोला जा रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल से भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। आगे की ओर जा रहे हैं एक समान त्वरण से। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, मतलब हल्का हल्का परिवर्तित हो रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो ये मुक्त पृष्ठ जो है वह परवलयीय वक्र का आकार ले लेगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलयीय वक्र का आकार ग्रहण करेगा। तनाव के कारण परवलयीय वक्र का आकार ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो इसमें कंडीशन दे दिया गया है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है
उसमें तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। तो इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा, उसमें कौन सा कथन सही होगा वो बताना है। तो पहला कथन दिया है बाहरी पहियों पर उलटेगा, तो यह गलत है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। दूसरा कथन अंदर के पहियों पर उल्टेगा, यह सही हो जाएगा। तीसरा कथन बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है, जब वृत्ताकार में है तो यह बाहर की तरफ फिसलेगा, इधर तरफ। चौथा अंदर की तरफ फिसलेगा, तो ये गलत है, बाहर की तरफ जब फिसलेगा तो अंदर की फिसलेगा। तो इसमें 2 और 3 सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ डिटेल दिया हुआ है। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलेगा, परंतु वह घर्षण बल भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर देता है। ठीक है, और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब बेसिक क्वेश्चन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ही अभी एग्जाम में आ रहा है और ऐसा ही क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम नए नए वीडियो लाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसमें आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए मतलब त्वरण है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, जिसमें यहाँ डिटेल में दिया ही हुआ है वैसे भी, चूंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यह उसका फॉर्मूला, जहां पर v जो है कण का अंतिम वेग है, u जो है कण का प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a त्वरण हो जाएगा और t समय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इस टॉपिक का वीडियो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गुरुत्व के अधीन गति रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते ही हैं गुरुत्वाकर्षण और गति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होकर और ज्यादा वीडियो ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।